ओके, सो अपना टॉपिक जो चल रहा है दैट इज़ एक्सेप्शन हैंडलिंग। कल हम लोगों ने एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम के थ्रू ये चीज़ समझने की कोशिश करी कि आखिर एक्सेप्शन क्या होता है और एक्सेप्शन आता है तो क्या होता है और क्यों उसे एक्सेप्शन कहते हैं। प्लस हमने ये भी समझा उसके अंदर कि एक्सेप्शन को कैसे हैंडल किया जा सकता है। ट्राई कैच ब्लॉक अपन ने देखे, एक ट्राई के एक से ज़्यादा कैचेज हो सकते हैं और हर एक्सेप्शन बेसिकली एक्सेप्शन क्लास की सब क्लास है, बेसिकली ये अपन ने पढ़ा था। तो इस कारण हम अल्टीमेटली अगर सिर्फ एक्सेप्शन को कैच कर लें, एक्सेप्शन क्लास के मतलब एक कैच लगा दें जो एक्सेप्शन टाइप का एक्सेप्शन कैच कर रहा हो, तो मतलब हम सारे तरह के एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हैं। और पर हमने इस चीज़ का ड्रॉबैक भी देखा था और फायदे भी देखे, दोनों चीज़ें समझ में आई। सो आज थोड़ी सी थियरी देखते हैं, जो कल प्रैक्टिकल अपन ने प्रोग्रामिंग में देखा उस चीज़ का थियोरेटिकल पोर्शन। Exception handling. The exception handling in Java is one of the powerful mechanisms to handle the runtime errors, also known as exception, so that normal flow of the application can be maintained. डेफिनेशन याद नहीं रखनी, पहले ही आपको बता चुका हूं कि ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बिल्कुल काम का नहीं है। सिर्फ थ्रोज और फाइनली ये तीन चीज़ों के बारे में बहुत बेसिक सी डिटेल पता होनी चाहिए। ट्राई कैच के बारे में भी थोड़ी सी डिटेल पता होना चाहिए, इतनी डिटेलिंग की जरूरत नहीं होगी। आपसे कोई ये नहीं पूछेगा इसका डेफिनेशन एक्सेप्शन हैंडलिंग का, हाँ, पर ये पता होना चाहिए कि एक्सेप्शन क्या होता है। देख लिया हमने, एक्सेप्शन जो भी एरर्स रन टाइम पे अराइज होते हैं दे आर बेसिकली नोन एज एक्सेप्शंस, और रन टाइम पे अराइज हुए उन एक्सेप्शंस को हैंडल करना इज नोन एज एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन को हैंडल करने से आपका प्रोग्राम का जो नॉर्मल फ्लो है वो बना रहता है। नहीं तो क्या होता है कि जैसे ही एक्सेप्शन अराइज होगा वैसे ही अपने प्रोग्राम का नॉर्मल फ्लो टूट जाता है, प्रोग्राम वहीं पे क्रैश हो जाता है, आगे नहीं बढ़ता है। बट व्हेन यू यूज एक्सेप्शन हैंडलिंग, आपने जब एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रॉपरली करी है तो उस टाइम पे आपको नॉर्मल फ्लो मेंटेन्ड मिलेगा। ओके, सो दैट्स व्हाई वी डू एक्सेप्शन हैंडलिंग। अभी इसमें और कुछ ज्यादा डिटेल यहाँ पे नहीं बता रहा मैं उस चीज की। बेनिफिट्स ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक तो एक्सेप्शन हैंडल करने से अपने को स्टैक ट्रेस भी मिल जाता है। इसमें स्टैक ट्रेस देखने को मिलता है कि आखिर किस जगह एक्सेप्शन आया होगा, उस तरीके से अपन उस जगह जाके उस एक्सेप्शन को ढूंढ के फिक्स कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। स्टैक ट्रेस का मीनिंग क्या होता है ये भी हमने कल समझा था। स्टैक क्या होता है, ट्रेसिंग क्या होता है, ये सब चीज़ें कल देखी थी। एक्सेप्शन हैंडलिंग मेक्स योर कोड मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड डज मोर रीडेबल। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग से कोड कई बार थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड दिखता है एज कंपेयर टू आप अगर इफ एल्स या और कुछ चीजें यूज करोगे तो। लेकिन ये प्रैक्टिकली तभी समझ में आएगी ये वाली चीज, ये पॉइंट तभी से काम का है। अभी सिर्फ थियरी के हिसाब से देख रहे हैं, काम का सिर्फ तभी है जब तुम प्रैक्टिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करोगे, उसमें जब बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाओगे तब तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, ट्राई कैच ब्लॉक पे आते हैं, कैसे बनाना ट्राई कैच। तो ये ट्राई और ट्राई का ब्लॉक, कल भी ये देखा था कि ब्लॉक आप चाहो तो ओपनिंग और क्लोजिंग एक दूसरे के नीचे हो सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल, मतलब एक दूसरे की लाइन में हो सकते हैं, लेकिन यूजुअली ट्राई कैच इस तरीके से लगाया जाता है। ट्राई लिखते हैं, ब्लॉक बनाते हैं और स्टेटमेंट्स लिखा है। देयर कैन बी मेनी स्टेटमेंट्स, आपको जितने लिखने उतने स्टेटमेंट्स लिख सकते हो। यहाँ पे भी कैच में जितने चाहे उतने स्टेटमेंट्स, अनडाउटेडली बिकॉज देयर इज अ ब्लॉक एंड इन अ ब्लॉक वी कैन हैव मोर देन वन स्टेटमेंट्स। खाली भी छोड़ सकते हैं, ये आपकी चॉइस। द एक्सेप्शन क्लास नेम कुड बी नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। एक्सेप्शन की क्लासेस के नाम बताए जा रहे हैं कुछ, कौन से नाम जो आप कैच करोगे जब एक्सेप्शन, तो यहाँ एक्सेप्शन क्लास का नाम लिखोगे कि कौन सी एक्सेप्शन को आप हैंडल करना चाह रहे हो और उसके वेरिएबल का नाम दोगे। तो एक्सेप्शन क्लास का नाम कुड बी नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन, एरिथमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है, कई तरह के एक्सेप्शन हो सकते हैं, हमने भी कल कुछ देखे। और सम अदर एक्सेप्शन क्लास, कोई सी भी एक्सेप्शन क्लास हो सकती है, मतलब जो एक्सेप्शन की सब क्लास हो। एक्सेप्शन क्लास खुद भी हो सकती है और उसकी कोई सी भी सब क्लास आप यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे अपने एग्जाम्पल में अपन ने ये एक्सेप्शन क्लास का यहाँ पे यूज किया था। ठीक है, इसकी जगह वी कुड हैव यूज्ड अरिथमेटिक एक्सेप्शन, इसकी जगह वी कुड हैव आल्सो यूज्ड इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। ठीक है, चलो अब एक्सेप्शंस कैसे होते हैं, कैसे चलते हैं, तो अपन ने वो देखा था कि यहाँ पे अगर आपने एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स लिख रखे हैं, मतलब यहाँ पे ये 5 स्टेटमेंट्स है मान लो, तो अगर मानो इस वाले स्टेटमेंट में कोई एक्सेप्शन अराइज हुआ तो इसके बाद के स्टेटमेंट्स स्किप हो जाएंगे, कुछ भी नहीं चलेंगे, किसी हालत में नहीं चलेंगे, और यहाँ से कंट्रोल जाएगा कैच के पास। कैच में मैचिंग का कैच ढूंढा जाएगा कि कौन सा कैच इस तरह के एक्सेप्शन को कैच कर पा रहा है।
अगर मैचिंग का कैच मिल गया तो वो वाला कैच एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद वाले कोई से भी कैच मैच नहीं किए जाएंगे, जो सबसे पहला कैच मैच होगा बस उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। और या फिर अगर कोई मैचिंग का कैच नहीं मिला तो आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। मतलब सॉरी, मतलब आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग की है, आपने कैच भी लगाया है, लेकिन आपने जो एक्सेप्शन यहाँ अराइज हो रहा है उस एक्सेप्शन को आपने यहाँ पे कैच नहीं किया। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लगाया होता अभी सिर्फ एरिथमेटिक एक्सेप्शन, आई कुड हैव यूज्ड ओनली एरिथमेटिक एक्सेप्शन, सिर्फ यही कैच किया होता और उस एक्सेप्शन को अपन ने प्रिंट करवा दिया या स्टैक ट्रेस प्रिंट करवा दिया, जो अपनी चॉइस। अगर मैंने इस तरह से कुछ किया होता पर यहां से जनरेट हुआ होता इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, तो ये कैच तो नहीं मैच करता, लेकिन ये वाला जो कैच है ये सबको मैच कर सकता है, इसलिए इसको यूजुअली लास्ट में लिखते हैं। पर मैंने अगर ये भी अलग हटा दिया होता तो क्या होता, तो यहां से इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन अराइज होता अगर मैंने फ्लोटिंग पॉइंट टाइप की वैल्यू दे दी इंटीजर की जगह, और ये कैच उसको मैचिंग का नहीं मिलता, तो प्रोग्राम क्रैश हो जाता, आगे का कुछ भी नहीं चलता। ठीक है। सो एक्सेप्शन हैंडलिंग के साथ में एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी कि आपको एक्सेप्शन हैंडल तो करने हैं, लेकिन साथ में आपको प्रॉपर कैच लगाना है। मतलब जिस तरह का एक्सेप्शन ये आने वाला है उस तरह का कैच यहां पे लगाना पड़ेगा। ठीक है। हाउ टू आइडेंटिफाई विच एक्सेप्शन कैन बी थ्रोन फ्रॉम अ स्टेटमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक जो अपने दिमाग में आता है, हम कैसे पता करें कि कौन सा एक्सेप्शन हमें यहाँ पे थ्रो होने वाला है और हम किस तरह का यहाँ पे कैच लगाएं। तो अगर नहीं पता होता है तो यूजुअली लोग यहाँ पे एक्सेप्शन ही यूज कर लेते हैं, मतलब ये वाला बस कैच लगा के छोड़ देते हैं। सेकेंडली, कुछ केसेस में आपको आइडेंटिफाई करना हो तो आप लाइब्रेरी की क्लास खोल के ओपन करके और वहां पे जाके देख सकते हो कि नेक्स्ट एंड मेथड किस तरह का एक्सेप्शन थ्रो करती है, कि डज नेक्स्ट एंड मेथड थ्रोज एनी एक्सेप्शन। तो लेट्स सी, आज अपन इसी चीज को एक बार देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। मतलब लाइब्रेरी की क्लासेस अपने को ओपन करनी है और उसी में अपन जाके देखते हैं। सो लेट्स मूव इनसाइड। ये सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स जावा में चले, जेडीके में चले, लाइब्रेरी लिब में चले, लिब में src.zip। यहाँ पे अपने को पूरा सोर्स कोड मिलता है अपने जावा का, ये अपन सब लोगों ने बहुत बार यूज करा है। ठीक है। इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, अभी अपने को इसमें java.base मॉड्यूल में चलना है। इसके अंदर पैकेजेस हैं। अब ये मॉड्यूल वाली जो चीज़ थी ना वो अपने सिलेबस के बाहर की है बेसिकली, क्योंकि जावा के 6th 7th वर्जन क्या 8th वर्जन तक भी मॉड्यूल नाम की कोई कहानी नहीं थी। मॉड्यूल्स तो बहुत बाद में इंट्रोड्यूस हुए, जावा 9 या जावा 10 से आई बिलीव। ठीक है। तो हम तो पैकेज वाली कहानी समझते हैं। अपना पैकेज कौन सा, अपने को चाहिए स्कैनर क्लास में जाना है, तो स्कैनर क्लास कौन से पैकेज का पार्ट है, जावा डॉट यूटिल, इसके अंदर मिली स्कैनर, ये रही स्कैनर, ओपन करो। इसमें चलना है नेक्स्ट एंड, क्योंकि इसमें तो बहुत बड़ा कोड है, बहुत सारी लाइन से दे रहा है, 3054 लाइन्स। अब इतनी लाइन से तो इस केस में अपन क्या करें, डायरेक्टली सर्च करते हैं, कंट्रोल एफ, क्या लिख के सर्च करें, नेक्स्ट एंड। तो लेट्स सी कि नेक्स्ट एंड मेथड किस तरह का एक्सेप्शन जनरेट करेगी। मैं नेक्स्ट सर्च करते जा रहा हूं जब तक कि मुझे कोड ना मिल जाए कुछ। ये कोड मिल गया। ठीक है। ये मेथड बनी हुई है नेक्स्ट एंड। ये जो नेक्स्ट एंड मेथड अपनी बनी हुई है इसके ऊपर इसके बारे में कुछ डिटेल्स लिखी होती है। ठीक है। उस डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है थ्रोज, किस तरह का एक्सेप्शन ये थ्रो कर सकती है। तो पहली चीज, इट कैन थ्रो इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, इलीगल स्टेट एक्सेप्शन, कुछ इस तरह के एक्सेप्शंस आ सकते हैं। हमारे केस में अभी जो जनरेट हुआ था दैट वाज इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। तो यहाँ से देख के भी आप पता कर सकते हो कि आपको किस तरह का एक्सेप्शन कैच करना पड़ सकता है। अब यहाँ बाकी एक्सेप्शंस क्या लिखे हैं उनके ऊपर ध्यान मत दो, बहुत कंफ्यूजन होंगे, क्योंकि दिस इज बियॉन्ड आवर स्कोप राइट नाउ। सो आप पहली चीज क्या करा, आपने src.zip खोल के और वहां से पता करा। दूसरा आप ये कर सकते हो कि बिना ट्राई कैच के अपने प्रोग्राम को चलाओ, है ना, बिना ट्राई और कैच यूज करे अपने प्रोग्राम को चलाओ, उसमें अलग अलग तरह के इनपुट्स देके देखो, जिस चीज जो एक्सेप्शन फिर अब आ रहा है उसको पकड़ लो, उसको हैंडल कर दो। ठीक है। तो ये दो तरीके हैं जिसके थ्रू हम एक्सेप्शन, कौन सा एक्सेप्शन कैच करना है ये पता कर सकते हैं। ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? अब ओके, सो
एक प्रोग्राम जो अपन अभी देख चुके हैं उसी को नोट्स में आपके क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। यहाँ पे भी सेम एग्जांपल है कि स्कैनर का यूज़ करके दो इनपुट्स लिए इंटीजर टाइप के, डिवीजन करने की कोशिश करी, सिर्फ डिवीजन वाले पार्ट को हमने ट्राई कैच में डाला है, ठीक है, सिर्फ डिवीजन, इनपुट वाली चीज़ को नहीं। यहाँ पे हमें पता है किस तरह का एक्सेप्शन आने वाला है, एरिथमेटिक एक्सेप्शन, तो हमने यहाँ पे कैच में एरिथमेटिक एक्सेप्शन कैच करा। अब ध्यान से देखो, मैंने प्रिंटिंग का काम भी ट्राई के अंदर ही डाल दिया, क्यों? क्योंकि इससे एक बेनिफिट मिलेगा मुझे। मान लो इस जगह कोई एक्सेप्शन अराइज हुआ तो रिजल्ट प्रिंट कराने से कोई सेंस है क्या? नहीं। तो अगर यहाँ कोई एक्सेप्शन अराइज हो गया तो नीचे वाला स्टेटमेंट नहीं चलेगा, ये हमने अभी पढ़ा था। तो अब एक्सेप्शन जैसे अराइज हुआ सीधे कैच ढूंढा जाएगा, उसका मैचिंग कैच देखेंगे और उसके अंदर जो भी है वो चीज़ चल जाएगी। अब कैच में क्या लिखना आपको पहले से बताया, कैच में आपको जो भी एक्सेप्शन आप हैंडल कर रहे हो उस एक्सेप्शन की क्लास का नाम लिखना है, सेकंड वेरिएबल का नाम लिखना है उसका, थर्ड। अब एक्सेप्शन कैसे प्रिंट करें, कैच के टाइम पे हम क्या चीज़ें प्रिंट कर सकते हैं, तो आप अपना खुद का मैसेज प्रिंट कर सकते हो, यूजर डिफाइंड मैसेज नॉर्मल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से, और यू कुड हैव प्रिंटेड दिस ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, ये ई ऐसा कैसा प्रिंट कर दो, तो ये जिस भी क्लास का ऑब्जेक्ट होगा उसके बारे में एक शॉर्ट मैसेज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, बहुत शॉर्ट वन लाइन मैसेज प्रिंट हो जाएगा। आप इसी की जगह सिस्टम डॉट ई आर आर को भी यूज कर सकते हो, ई आर आर इज ऑल्सो अ स्ट्रीम, अपन ने बात करी थी। जैसे सिस्टम डॉट इन एक इनपुट स्ट्रीम है, सिस्टम डॉट आउट एक आउटपुट स्ट्रीम है, डिफॉल्ट या स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम बोलते हैं इसे, ऐसे सिस्टम डॉट ई आर आर इज अ स्टैंडर्ड एरर स्ट्रीम, ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड एरर स्ट्रीम होती है, आप उसमें भी मैसेज प्रिंट करवा सकते हो अपना। ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस करने से आप पूरा स्टैक ट्रेस भी देख पाओगे कि आखिर ये जब एक्सेप्शन आया तो वो इस क्लास में जब जनरेट हुआ तो इस क्लास में से आपने हो सकता है कोई सी मेथड कॉल करी हो, उसमें से कोई सी कॉल हुई हो, उसमें से कोई सी हुई हो, तो पूरा स्टैक ट्रेस दिखा सकता है। ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, ये भी अपन ने कल प्रैक्टिकली चला के देख लिया, इसलिए ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा, ठीक है। तो ये सब अपना एक एग्जाम्पल था एक बेसिक ट्राई कैच का। यहाँ ट्राई के एक से ज़्यादा कैचेस लगा सकते हैं, बस इतना ध्यान रखना कि जब भी आप एक्सेप्शन को कैच करने वाले हो, ओनली एक्सेप्शन, मतलब ये जब एक्सेप्शन कैच कर रहे हो तो ये वाला कैच हमेशा सबसे लास्ट में लगाना, ठीक है। अगर इसको फर्स्ट में लगा दिया तो नीचे वाले कोई भी कैचेस वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि दिस कैन हैंडल ईच एंड एवरी टाइप ऑफ एक्सेप्शंस, ठीक है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक कैन बी नेस्टेड, ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक में नेस्टिंग भी की जा सकती है, सिलेबस का पार्ट नहीं है, बताऊंगा भी नहीं एग्जाम्पल, पर यहाँ इस ट्राई के अंदर भी आप एक ट्राई कैच लिख सकते हो। आप ये चारों स्टेटमेंट को इनक्लोज कर दो एक और ट्राई कैच में, पर इतना ध्यान रखना कि वो पूरा ट्राई कैच अब इसी के अंदर आ जाना चाहिए, इस ब्लॉक के अंदर। ऐसा ना हो कि ट्राई यहाँ लिख रहे हो और कैच उसका नीचे लगाने की सोच रहे हो, नहीं। जैसे इफ एल्स की नेस्टिंग करते हो ना, सेम वैसी नेस्टिंग रहेगी उस चीज़ की, ओके। नॉट इन आवर स्कोप, सो यू कैन डेफिनेटली स्किप इट। मल्टीपल कैच ब्लॉक, एक ट्राई के एक से ज़्यादा कैच हो सकते हैं, पर एटलीस्ट एक कैच लगाना कंपलसरी है, किसी भी ट्राई का एक कैच तो एटलीस्ट होना चाहिए। और अगर एक भी कैच नहीं लगाना है तो आपके पास में सिर्फ लास्ट एक उपाय है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे एक फाइनली लगा दो बस, ठीक है। फाइनली का यूज़ करोगे, जब फाइनली ब्लॉक का यूज़ करोगे तो कैचेस स्किप कर सकते हो। अब ये फाइनली ब्लॉक क्या चीज़ है, आ रहे हैं उसी को समझेंगे अपन, डोंट वरी, ठीक है। सर बोलो भाई। सर जैसे अपन ने अभी देखा कि एक ट्राई के दो कैच या इतने उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब अपन ने दो ट्राई लेके अलग अलग इंडिविजुअल, और दोनों में मान लो कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन मतलब प्रोड्यूस हुआ, तो उसके लिए अपन एक ही कैच लगा सकते हैं क्या? मतलब वो अरिथमेटिक एक्सेप्शन का हैंडल करता है, तो दोनों में से अगर निकलेगा तो एक ही से हैंडल। ले तुम्हारा डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ। बेसिकली अपन एक से ज़्यादा ट्राई कैच यूज़ कर सकते हैं, नेस्टिंग की बात नहीं कर रहे हैं। आई ऑब्वियसली बिलीव कि तुम नेस्टिंग के लिए क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो मुझसे, आप सिर्फ दो ट्राई कैच के लिए पूछ रहे हो, है ना? हाँ सर। हाँ, तो उस चीज़ के लिए अपन ये करते हैं, देखो ये वाला जो कोड है इसको उठाते हैं और इसको दूसरे ट्राई कैच में डालते हैं। देखो मैं दो ट्राई कैच लगा रहा हूँ यहाँ पे, इसके अंदर मैं डिवीजन वाला काम नहीं कर रहा हूँ, इसमें सिर्फ इनपुट ले रहे हैं। दूसरे वाले ट्राई कैच में अपन सिर्फ डिवीजन से रिलेटेड काम करते हैं, मतलब यहाँ पे सिर्फ हम एरिथमेटिक एक्सेप्शन को कैच करते हैं। एक्सेप्शन को अभी अलग हटा देता हूँ, ये वाली चीज़ लेट्स नॉट, ज़रूरत भी नहीं है फिलहाल में, इसको भी अलग हटाता हूँ। अब हमें पता है कि यहाँ पे किस तरह का एक्सेप्शन आने वाला है। अब
तुम्हारे एक एक करके डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ, है ना। इंट ए कॉमा बी कॉमा सी सेमीकोलन, और यहाँ पे सबको एक साथ इनिशलाइज कर रहा हूँ एक बार का, ताकि कोई इश्यूज ना हो अपने को। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू जीरो, सब एक साथ इनिशलाइज कर दिए एक बार जीरो से, तो एटलीस्ट यहाँ पे अब डिक्लेयर नहीं करना है। आपको ऑब्वियसली समझ में आ गया होगा, क्योंकि ब्लॉक के अंदर डिक्लेरेशन रहता है तो ब्लॉक के बाहर वो एक्सेसिबल नहीं हो पाते। तो ए और बी को अपन यहाँ एक्सेस कर रहे थे। ओके, अब ये ट्राई का इस ट्राई से कोई संबंध नहीं है, ठीक है, दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। अब अगर मानो मैंने कोई गलत नंबर दिया और यहाँ इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन आया, तो ये कैच उसके मैचिंग का नहीं मिलेगा, बराबर नहीं मिलेगा तो प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। इसको समझने में कोई दिक्कत? फाइज हो सकता। ठीक है। अब इसके बाद अब मान लो मैंने अरिथमेटिक एक्सेप्शन की जगह यहां पे लिख दिया इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। ओके, अब ये जो इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन है, तो अपने को पता है कि इस वाले जगह पे सिर्फ क्या अराइज हो सकता है, इनपुट मिसमैच, तो उसको कैच कर लिया यहाँ पे। और यहाँ पे क्या अराइज हो सकता है, यहाँ पे सिर्फ अरिथमेटिक एक्सेप्शन, तो अपन ने उसको कैच कर लिया। अब ध्यान से देखना अब क्या होगा बेसिकली। अब दिक्कत ये जाएगी यहाँ पे छोटी सी, कि मान लो यहाँ पे कोई एक्सेप्शन अराइज हो गया, एक्सेप्शन अराइज हुआ, मैंने कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू दी, तो कैच हो जाएगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो मैसेज प्रिंट होना वो हो जाएगा, और आगे का प्रोग्राम कंटिन्यू करेगा। मतलब अब आगे यहाँ आओगे, यहाँ c इज इक्वल टू a स्लैश बी करने की कोशिश करेगा, और क्योंकि अपन इनपुट में ही क्रैश हो गए थे, सॉरी मतलब इनपुट में ही आगे चीजें नहीं चल पाई, तो a और b में क्या वैल्यू रह जाएगी, 0। तो उस कारण से यहाँ पे फिर से अरिथमेटिक एक्सेप्शन जनरेट होगा, अनडाउटेडली वो एक्सेप्शन अपन कैच कर लेंगे और आगे का प्रोग्राम कंटिन्यू करेगा। कुछ डाउट्स हैं यहाँ पे तो पूछ सकते हो डेफिनेटली। सर मेरा डाउट ये है कि 2 ट्राई हैं और पूरे प्रोग्राम में सिर्फ एक कैच है ना? समझ वो गया। दोनों ट्राई। पहली चीज तो ये हाँ। समझो कि हर एक ट्राई के साथ में कैच होना कंपलसरी है। अगर तुमने किसी भी ट्राई का कैच नहीं लगाया तो इट विल गिव यू अ कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, तो तुम्हारे सारे डाउट यहीं क्लियर हो जाएंगे वैसे तो इसी पॉइंट पे। ये जावा सी डेमो 2 डॉट जावा एरर, कंपाइल टाइम एरर, ट्राई विदाउट कैच, और फाइनली या तो कैच लगाओ या फाइनल लगाओ, दो में से एक तो लगाना पड़ेगा। ठीक है फाइज, ओके सर। परफेक्ट। मतलब हर ट्राई का एक कैच तो एटलीस्ट चाहिए। ठीक है, ओके। कैचिंग एनी एक्सेप्शन, अब कोई भी एक्सेप्शन अगर आपको कैच करना हो तो कैसे करोगे, तो आपको कोई भी एक्सेप्शन कैच करना है तो सीधे कैच में ये लिखो, पर ये वाला हमेशा मैंने बताया लास्ट में लिखना चाहिए, इसके पहले जो एक्सेप्शन चाह रहे हो वो लिख लो अपार्ट फ्रॉम इट। एक चीज रह गई, अनरीचेबल स्टेटमेंट वाला एक एरर आता है कब, अगर आपने ये वाला एक्सेप्शन एरिथमेटिक एक्सेप्शन के पहले डिफाइन कर दिया, पहले लगा दिया कैच, तो इस वाले तक तो कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे, इसलिए अनरीचेबल स्टेटमेंट का एक्सेप्शन आएगा, एरर आएगा। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द फाइनली ब्लॉक। व्हाट डज फाइनली डज? फाइनली ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है, इसमें आप जो भी स्टेटमेंट लिखोगे वो कंपल्सरीली चलेगा किसी भी हालत में। क्या बोला मैंने? वो किसी भी हालत में कंपल्सरीली चलेगा। ओके, सो लेट्स मॉडिफाई दिस वापस। अब मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, यहां पे मैं कैच कर रहा हूं एरिथमेटिक एक्सेप्शन, और यहां पे लगा रहा हूं फाइनली। फाइनली मैं सिर्फ एक मैसेज प्रिंट कर रहा हूं। ठीक है, अब मुझे एक एक करके मेरे डाउट्स क्लियर करना, ठीक है, तुम लोग बताना। मानो यहां पे इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन आया, मैंने फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू दी, तो क्या ये कैच चलेगा? जल्दी बताओ, क्या ये कैच चलेगा? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, ठीक है। अब ये नहीं चलेगा तो क्या नीचे आएंगे, नीचे के कोई स्टेटमेंट्स चल पाएंगे? जल्दी जल्दी जल्दी।
एनीवन? ठीक है, हमने देखा कि अगर हमारा कोई एक्सेप्शन आता है और हमने अगर उसके करस्पॉन्डिंग कैच नहीं लगाया है, मतलब हम उस एक्सेप्शन को अगर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रोग्राम वहीं पे क्रैश हो जाता है, बराबर है ना? लेकिन एक चीज समझो, ये फाइनली ब्लॉक जो है ये हर सूरत में चलता है, चाहे एक्सेप्शन आए तो भी चलेगा, एक्सेप्शन नहीं आया तो भी चलेगा। अब एक्सेप्शन आया तो भी दो केस हो सकते हैं, एक्सेप्शन आया तो आपने उसको हैंडल कर लिया तो भी वो चलेगा, एक्सेप्शन आया और आपने हैंडल नहीं करा तो भी फाइनली चलेगा। टोटल 3 केसेस, क्लैरिटी से समझो, है ना? एक एक करके ट्राई करके बता देता हूं, चलो तुम्हें यहां पे चला के तो तुम्हें समझ में आने लगेगी चीज। कंपाइल कर रहा हूं, रन कर रहा हूं। अब सबसे पहले प्रॉपर वैल्यूज दी, 5.0 या सॉरी इंटीजर है तो सिर्फ 5, 2, ठीक है, रिजल्ट 2 आना था और आई एम फाइनली तो प्रिंट हुआ ही, चला, मतलब प्रोग्राम में कोई एक्सेप्शन नहीं आया तो भी फाइनली वाला ब्लॉक चला, ठीक है। ये पहला केस, कोई एक्सेप्शन नहीं था फिर भी फाइनली चला। अब मैंने दिया 5 और मैंने दिया 0, तो एरिथमेटिक एक्सेप्शन अराइज होगा, उसके करस्पॉन्डिंग कैच है, वो कैच हो जाएगा, लेकिन फाइनली फिर भी चलेगा और उसके बाद की चीजें तो चलेंगी ऑब्वियसली, ठीक है। प्रॉपर मैसेज प्रिंट हुआ, अपन ने करवाया मैसेज प्रिंट, स्टैक ट्रेस और एई ये जो 2 स्टेटमेंट लिखे हैं इसके कारण, ठीक है। अभी फिलहाल स्टैक ट्रेस बड़ा गंदा दिखता है, इसको कमेंट में डाल देते हैं। और आई एम फाइनली एग्जीक्यूटेड ये भी चला, रिजल्ट भी आया, एंड ऑफ प्रोग्राम लिखा हुआ है, सब कुछ बराबर रहा। अब एक्सेप्शन लाता हूं और ये होगा इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, जिसके करस्पॉन्डिंग कोई कैच नहीं है, तो मतलब प्रोग्राम यही क्रैश हो जाना चाहिए। होगा क्रैश होगा मतलब कि आगे के कोई भी स्टेटमेंट नहीं चलेंगे, लेकिन फाइनली तो हर सूरत में चलेगा। प्लीज एंटर वैल्यू, अपन ने 4.3 लिखा, उसके बाद आई एम फाइनली एग्जीक्यूटेड तो चला और प्रोग्राम क्रैश हो गया क्योंकि एक्सेप्शन आया। एक्सेप्शन क्या था? ये था अपना एक्सेप्शन, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, जिसको आपने हैंडल नहीं किया। कोई दिक्कत समझने में फाइनली? ठीक है, चलो तो कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर ट्राई, कैच और फाइनली के बारे में। ये समरी है, ये पूरा समराइज चीज है फाइनली की, ये आपको याद रखनी है, इसलिए इंपॉर्टेंट का लोगो लगाया और डोंट फॉरगेट लिखा है, ये याद करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना सभी लोग। देयर कैन बी ट्राई विदाउट एनी कैच इफ देयर इज अ फाइनली ब्लॉक। कंपल्सरी नहीं है कि ट्राई के कैच हो ही, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा था, एक ट्राई का एटलीस्ट एक कैच होना चाहिए, लेकिन अगर आपने फाइनली का यूज करा है तो एक भी कैच नहीं लगाओगे तो भी चल जाएगा। ऑब्जर्व, ये मैंने अलग हटा दिया। लेट्स सी, कंपाइल करा, कोई दिक्कत नहीं, रन कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 5, 2, अभी सब नॉर्मली चला रहा हूं। हाँ, एक्सेप्शन आएगा तो वो कैच नहीं हो पाएगा, बस सीधी सी बात है। एक्सेप्शन कैसा? अब तो एरिथमेटिक एक्सेप्शन भी कैच नहीं हुआ क्योंकि अपन ने लिखा ही नहीं कोई कैच वहां पे, तो जो भी एक्सेप्शन है वो अराइज हुआ, फाइनली ब्लॉक हर सूरत में चला, पर आगे का प्रोग्राम कंटिन्यू नहीं करा। आगे का मतलब ये एंड ऑफ प्रोग्राम और ये सब नहीं आया, ठीक है। सो बिना कैच के भी ट्राई हो सकता है अगर फाइनली लिखा है तो। इसके अलावा और कुछ बातें, द फाइनली ब्लॉक कांट अपीयर बिफोर कैच ब्लॉक। ट्राई करके नहीं दिखा रहा हूं, अब तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा, ट्रायल मार सकते हो तुम चाहो तो, पर फाइनली ब्लॉक के हमेशा फाइनली ब्लॉक शुड बी द लास्ट वन। देयर कैन ओनली बी वन फाइनली ब्लॉक फॉर अ ट्राई, एक ट्राई का सिर्फ एक फाइनली होगा, ठीक है। जैसे एक ट्राई के एक से ज्यादा कैच हो सकते हैं, लेकिन फाइनली सिर्फ एक हो सकता है। कोई दिक्कत समझने में? ट्राई, कैच और फाइनली ब्लॉक्स कांट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मतलब सिर्फ आपने आपकी इच्छा हुई एक काम करो, यहां ट्राई लगा दिया, ट्राई के बाद कुछ स्टेटमेंट लिख दिया अपन ने, ये फिर कहीं मन पड़ा थोड़ी देर बाद अपन ने फाइनल लगा दिया, कहीं मन पड़ा फिर थोड़ी देर बाद कैच लगा दिया, ऐसे नहीं चलेगा। जैसे एल्स हमेशा इफ के साथ में होता है, इफ यू रिमेंबर, है ना, इफ और एल्स के बीच में कुछ नहीं आना चाहिए। इफ का ब्लॉक, उसके बाद कोई स्टेटमेंट्स बीच में नहीं आने चाहिए, सीधे एल्स मिलना चाहिए।
इन द सेम वे ट्राई, फाइनली और कैच के बीच में और कोई नहीं हो सकता. अगर कुछ करा आपने तो इट विल डेफिनेटली गिव यू अ कंपाइल टाइम एरर. ये रहा ट्राई विदाउट कैच या फाइनली और रिसोर्स डिक्लेरेशन और समथिंग, जो भी उसने लिख के दे दिया. फिर सेकंड एरर आया एक और कि फाइनली विदाउट ट्राई. आपने फाइनली भी लिखा है पर उसका कोई ट्राई नहीं है. तो दो एरर्स हुए बेसिकली. एक तो ट्राई का कोई फाइनली या कैच नहीं था, दूसरा फाइनली का कोई ट्राई और कैच नहीं. क्लियर? ठीक है, चलो आगे. अब फाइनली ब्लॉक विल ऑलवेज एग्जीक्यूट इन ऑल द फॉलोइंग केसेस. द फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट्स. कौन कौन से? जो 3 केसेस के बारे में बात करी थी. कौन सा? सबसे पहला था कि अगर एक्सेप्शन थ्रो हुआ पर उसके करस्पॉन्डिंग कोई कैच नहीं मिला. ठीक है, कोई कैच ब्लॉक नहीं था. एक्सेप्शन थ्रो हुआ पर उसके मैचिंग कैच ब्लॉक मिल गया. कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं हुआ, हर सूरत में फाइनली चलेगा. इन तीनों केसेस में चलेगा. देयर शुड बी एटलीस्ट 1 कैच और फाइनली फॉर अ ट्राई ब्लॉक. ये भी पढ़ लिया अपन ने. एक ट्राई ब्लॉक का एटलीस्ट एक कैच या एक फाइनली तो होना ही चाहिए. देयर कैन बी मोर देन 1 कैच फॉर अ सिंगल ट्राई. ये भी बराबर. देयर कैन बी मोर देन 1 ट्राई इन अ मेथड. एक मेथड में, ये अपनी मेन मेथड, इसमें एक से ज्यादा ट्राई हो सकते हैं. बनाया था अभी इसके पहले अपन ने. पर हर ट्राई का अपना अपना कैच या फाइनली होना चाहिए एटलीस्ट एक. ठीक है. इन केस ऑफ एक्सेप्शन इन ट्राई ब्लॉक, अगर ट्राई ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन आता है तो ओनली मैचिंग कैच गेट्स एग्जीक्यूटेड. सारे कैच नहीं चलते हैं, सिर्फ जो मैचिंग का कैच है बस वही चलेगा. है ना? मतलब यहां पे मैंने 3-4 कैच लिख रखे हैं, तो जिस तरह का एक्सेप्शन अराइज हुआ बस उसके करस्पॉन्डिंग वाला कैच चलेगा. ये भी हम देख चुके हैं. हाँ बोलो. तो मान लो कि अपन ने 2 कंसेक्यूटिव ट्राई लगा दिए और 2 कंसेक्यूटिव कैच लगा दिए. तो 2 फिर ये कॉन्जिक्यूटिव ट्राई सही लगा है? दे. नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता ना. देख अभी अपन ने क्या बोला, जैसे एल्स के जस्ट पहले उसका इफ होना चाहिए. इन द सेम वे ट्राई, कैच के जस्ट पहले उसका ट्राई होना चाहिए. ऐसा नहीं कर सकते कि 2 ट्राई लगाए उसके बाद 2 कैच लगाए. ऐसा नहीं हो सकता. ट्राई के साथ में कैच आएगा. क्लियर? आर्यन? यस सर. है ना? ट्राई के साथ में कैच कंपलसरी है. ट्राई के साथ में उसका खुद का कैच होना चाहिए. ऐसा नहीं कि ट्राई के बाद ट्राई लगा दिया. इट कैन नॉट हैपन एवर. ठीक है. टू डेमोन्स्ट्रेट यूज ऑफ फाइनली ब्लॉक. फाइनली को एक बार यूज करके दिखाया थोड़ा सा और एक एग्जांपल से. यहाँ पे क्या करा, बहुत बड़ा अरे बनाने की कोशिश करा है लॉन्ग टाइप का. है ना? लॉन्ग टाइप का अरे बना रहे हैं, मतलब 8 बाइट्स इनटू ये इतने बड़े एलिमेंट्स का. तो इस केस में मेमोरी में थोड़ा लफड़ा होएगा, थोड़ा प्रॉब्लम जाएगा. उस कारण से एक्सेप्शन जनरेट होगा. ठीक है. तो यहाँ पे एक्सेप्शन जनरेट होगा और एक्सेप्शन होगा आउट ऑफ मेमोरी एरर. कुछ इस तरह का एक्सेप्शन होगा. आईओ एक्सेप्शन तो नहीं है अनडाउटेडली, तो इसीलिए इसके करस्पॉन्डिंग ये कैच तो नहीं चलेगा. और क्या चलेगा? सीधे लिखा हुआ आएगा फाइनली ब्लॉक विल एग्जीक्यूट ऑलवेज. और जो एक्सेप्शन आया वो थ्रो हो जाएगा. तो वो क्या थ्रो होगा? आउट ऑफ मेमोरी एरर. इस तरह का कोई एक्सेप्शन आ जाएगा. एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया फाइनली, जो मैं यहां भी समझा चुका हूं तुमको. एग्जाम्पल यहां भी दे दिया, यहां तो अपन अच्छे से चला के देख लिया इस चीज को. ओके ठीक है. दूसरा, केसेस व्हेन फाइनली ब्लॉक डजंट एग्जीक्यूट्स. क्या कोई ऐसी स्थिति, ऐसा कोई केस है जब फाइनली ब्लॉक चलता ही ना हो किसी भी हालत में? यस, देयर कैन बी केसेस. वो केस ये है कि आपका प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो गया. एबनॉर्मली मतलब आपके सिस्टम में कुछ इशू हुआ, ब्लू स्क्रीन आ गई, सिस्टम बंद हो गया, लाइट चले गई, सिस्टम बंद हो गया. और भी ऐसे कुछ भी बहुत सारे केसेस हो सकते हैं जो अपने प्रोग्राम के कंट्रोल के बाहर हैं. ऐसे केसेस, आपकी मेमोरी क्रैश हो गई, आपकी हार्ड डिस्क क्रैश हो गई, रैम खराब हो गई, या कुछ भी ऐसा जो चीज हमारे प्रोग्रामर के कंट्रोल के बाहर की चीज है, ऐसी कोई सिचुएशन में फाइनली नहीं चलेगा. ऑब्वियसली नहीं चल सकता. किसी ने डायरेक्टली ये कमांड प्रॉम्प्ट बंद कर दिया यहीं से. बोल भाई. सर ये ब्लू स्क्रीन क्या होता है सर? बहुत खतरनाक होता है. मेरे साथ हुआ है 2-3 बार हुआ. इसे ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ कहा जाता है. BSOD. बहुत फेमस है ये. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के केस में सबसे ज्यादा फेमस है. जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर कुछ बहुत खतरनाक एरर आता है तो मतलब आपका सिस्टम अगर पूरी तरह से हैंग कर जाता है, स्पेशली अगर बात करूं तो रैम में अगर कुछ इश्यूज होते हैं या हार्ड डिस्क में कुछ इश्यूज होते हैं, तो सीधे एक ब्लू स्क्रीन आती है सामने. और उसके बाद आपने जो चीजें आपकी चल रही होती है सब बंद हो चुकी होती हैं. अब आपके पास कुछ चॉइस नहीं होती, आपको सीधे सिस्टम रीस्टार्ट करना पड़ता है. और उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि रीस्टार्ट होने के बाद सिस्टम सही साथ चले. हो सकता है कि आपकी रैम खराब हो चुकी हो या हार्ड डिस्क खराब हो चुकी हो, तो वो नहीं बढ़े आगे. ओके
चलो आगे देखते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट्स टू रिमेंबर नहीं पढ़ा रहा, ये ओसी स्टूडेंट्स के लिए है सिर्फ, मतलब थोड़ा सा डिटेलिंग है जो अपने बिल्कुल भी काम का नहीं है, वैसे ही अपने को बहुत लिमिटेड है। थ्रोज पे आते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने लिए, थ्रोज और थ्रो ये दो पढ़ना है। इफ यू रिमेंबर आपने थ्रोज कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, एंड दैट थ्रोज इज बेसिकली फॉर, आपने पढ़ा है बफर रीडर के लिए। एग्जैक्टली, ओके। तो अभी देखते हैं थ्रोज का क्या काम है। पहले तो दो एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल, आपने जो नेक्स्ट एंड मेथड यूज करी, वो नेक्स्ट एंड मेथड आप स्कैनर क्लास की जो यूज कर रहे हो उसको ध्यान से देखो। ये मेथड अपनी यहाँ बनी हुई नेक्स्ट एंड, इसके आगे कोई थ्रोज करके कुछ नहीं लिखा हुआ है। क्योंकि इसके आगे थ्रोज करके कुछ नहीं लिखा है, तो अपन अगर इस नेक्स्ट एंड वाली मेथड को यूज कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, जैसे अपन यहाँ पे यूज कर रहे हैं नेक्स्ट एंड, ठीक है, वी आर यूजिंग नेक्स्ट एंड ओवर हियर, तो अगर हम इसको यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो हमें इसको ट्राई कैच में लिखना कंपलसरी नहीं है, वो तो हमने अभी लिख लिया। बट इज इट नेसेसरी, इज इट कंपलसरी टू यूज इट इनसाइड द ट्राई कैच? नहीं, आपने पहले भी बहुत बार यूज करा है, बराबर, ठीक है। तो अभी फिलहाल में मैं इस कोड को उठा के बाहर निकाल लेता हूं। कोई ट्राई कैच नहीं, कोई फाइनली नहीं, सब अलग हटा दिया। सिंपल सा कोड है। लेकिन अभी मैं इसको चलाऊंगा तो क्या कोई कंपाइल टाइम एरर या रन टाइम एरर आएगी क्या? अगर मैं नॉर्मल इनपुट्स दे रहा हूं, 5 दिया, 2 दिया, कोई कंपाइल टाइम एरर या रन टाइम एरर है क्या? नो सर। बराबर। जिन्होंने लाइब्रेरी की नेक्स्ट एंड मेथड बनाई, जिसने भी डिजाइन करी, उसने उसके आगे कोड में लिखा हुआ है प्रॉपरली कि भैया आपको कंपलसरी नहीं कुछ भी कैच करना, ठीक है। लेकिन इसके ऑपोजिट एक मेथड है दैट इज नोन एज बफर रीडर की रीड लाइन मेथड। चलें बफर रीडर में, यही अपना src.zip, इसमें जावा पैकेज में आईओ पैकेज के अंदर अपने को मिलती है बफर रीडर वाली क्लास, ठीक है। बफर इनपुट आउटपुट स्ट्रीम नहीं, बफर रीडर की बात चल रही है। लेट्स ओपन दिस बफर रीडर में, लेट्स गेट टू दी रीड लाइन मेथड, जहां पे भी रीड लाइन डिफाइंड है, ठीक है। ये रीड लाइन डिफाइंड मेथड, अपन इसको कॉल करते हैं, कोई पैरामीटर पास नहीं करना पड़ता, इसको कॉल करते हैं, ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न करती है, पब्लिक है। पर इसके आगे देखो लिखा है थ्रोज आईओ एक्सेप्शन, इट इज नॉट रिटर्न अहेड ऑफ नेक्स्ट एंड। इससे ये समझ में आता है, जिसने भी रीड लाइन मेथड बनाई उसने ये कहा कि आपके लिए कंपलसरी है, जो भी रीड लाइन मेथड को यूज करेगा उसके लिए कंपलसरी है कि वो या तो आईओ एक्सेप्शन को कैच कर ले, ट्राई कैच लगाओ कैच कर लो, और या फिर अपनी मेथड में, जो भी मेथड में आप रीड लाइन को यूज कर रहे हो, जैसे अभी अपन कहाँ यूज करेंगे, अपन मेन मेथड में करेंगे, तो उस मेन मेथड को भी, मेन मेथड में से आप भी थ्रो करवा दो उसको, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं एग्जाम्पल। अभी ये एक्सेप्शन फैक्सेप्शन, अभी ये सब कहानी से बाहर आ रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। लेट्स सी अ सिंपल एग्जाम्पल। यहाँ पे बफर रीडर की चीज़ बनाते हैं अपन, बफर रीडर buffered. Okay, I don't have any buffered reader example over here, so let's define it, no issues. Buffered reader br is equal to new buffered reader, इसको पास करते हैं ऑब्जेक्ट buffered reader, इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट इसको पास करना होता है, एंड अल्टीमेटली इनपुट स्ट्रीम पास करनी होती है। ये बफर रीडर का ऑब्जेक्ट बनेगा, और इसके लिए अपने को यहाँ पे io.star लिखना पड़ता है, क्योंकि आईओ पैकेज में से दो क्लास इंपोर्ट करनी है, एक तो बफर रीडर, एक इनपुट स्ट्रीम रीडर। अब सिर्फ एक इनपुट ले रहे हैं, इंट a इज इक्वल टू br.readline। अभी फिलहाल सिंप्लिसिटी के लिए मैं इंटीजर इनपुट ना लेते हुए स्ट्रिंग लेता हूं, क्योंकि रीड लाइन मेथड स्ट्रिंग लाती है, ओके। पार्सिंग वार्सिंग भी कर सकते हैं, पर अभी फिलहाल सिंपल रख रहा हूं। जो इनपुट आया बस इनपुट लेना है, और उस इनपुट को ऐसे के ऐसे प्रिंट करवा रहा हूं मैं, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पे। प्रिंटिंग भी सिर्फ इसलिए कि पता चले कि कुछ हो रहा है, ओके। अब क्योंकि मैं रीड लाइन मेथड को कॉल कर रहा हूं, तो या तो मुझे कंपलसरी है कि मैं इस रीड लाइन वाले स्टेटमेंट को ट्राई कैच में डालूं, और या फिर यहाँ पे थ्रोज लिख दूं, ठीक है। तो देखो अभी मैं इसको कंपाइल करता हूं तो इट विल गिव मी एन एरर, javac demo2.java,
उसने एरर दिया, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन आईओ एक्सेप्शन मस्ट बी कॉट, या तो आप उसको ट्राई कैच में लगा के कैच कर लो, या फिर और डिक्लेयर टू बी थ्रोन, और या फिर उसको थ्रो करवा दो आप भी। मतलब या तो बॉल आपके पाले में किसी ने फेंकी तो या तो आप उस बॉल को कैच करो, और या फिर आप भी थ्रो कर दो डायरेक्ट अपने पाले में से। मतलब जैसे ही अपने पास आई वैसे ही अपन ने थ्रो मार दिया, जैसे वॉलीबॉल में होता है, वॉलीबॉल में बॉल आती है अपने पास और अपन ऐसे कैसे उसको थ्रो बैक कर देते हैं। सो इन द सेम वे यहाँ पे भी आपको इसी तरह की दो में से एक कहानी करनी पड़ेगी। तो क्या करें, या तो हम यहाँ पे लिख दें थ्रोज आईओ एक्सेप्शन, ठीक है, ये पहली चीज। देखते हैं इससे एरर दूर होती है क्या। ठीक है, हो जानी चाहिए, बिल्कुल ये एरर दूर हो गई आपकी। ये प्रोग्राम को रन करा, इनपुट के लिए वेट कर रहा है, मैंने इनपुट में दे दिया, कुछ स्ट्रिंग देनी थी दे दी, प्रिंट हो गया। ओके परफेक्ट। लेकिन ये गंदा काम है। जिसने रीड लाइन वाली मेथड बनाई तो उन्होंने ये सोच के बनाई है कि जो भी व्यक्ति रीड लाइन वाली मेथड को यूज करे, अब उसकी जिम्मेदारी है कि वो आईओ एक्सेप्शन को कैच करे। तो कायदे से तो यहां पे रीड लाइन अगर लिखा है तो व्हाट यू शुड हैव डन इज, आपको यहां पे ट्राई लगाना चाहिए था। ठीक है, अभी अपने को ज्यादा दिक्कत ही नहीं जाए इसलिए दो स्टेटमेंट्स ट्राई में लिख रहा हूं मैं, नहीं तो अभी अपने को ए को बाहर डिक्लेयर करना पड़ेगा एंड ऑल। ट्राई लगाओ, कैच लगाओ, और कैच किसको करो, आईओ एक्सेप्शन। ये आईओ एक्सेप्शन कैच कर लिया अपन ने, और चाहो तो उस आईओ एक्सेप्शन को कैच करने के बाद जो भी आपको मैसेज प्रिंट कराना है वो करवा सकते हो, या फिर डायरेक्टली आईओई को प्रिंट कराना है तो वो करवा सकते हो, इट्स योर चॉइस। मेन चीज आपको ट्राई और कैच में डालना चाहिए। अभी डायरेक्टली ऐसे प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं अब थ्रोज आईओ एक्सेप्शन यहां से अलग हटा दूं, इसकी कोई नेसेसिटी नहीं है अब अपने को। ठीक है, चल रहा है मस्त से, कोई दिक्कत। ठीक है, क्या चीज ज्यादा बेहतर है, ट्राई कैच में डालना चाहिए या यहां पे थ्रोज लिखना चाहिए? सही चीज तो यह है कि आपको ट्राई कैच लगाना चाहिए, आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, जो जैसा उन्होंने कहा है वैसा करना चाहिए। आप नहीं करोगे तो दिक्कत जाएगी। ठीक है, मतलब आपने भी अपने पाले से अगर गेंद थ्रो कर दी तो क्या इशू जाएगा, वो एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। मानो मैंने एक मेथड बनाई, पब्लिक स्टैटिक वॉइड XYZ एक मेथड है। ठीक है, इस मेथड के अंदर ये पूरी कहानी जो मैं कर रहा हूं ये सारी इस मेथड के अंदर कर रहा हूं। मान लो आई एम डूइंग ऑल दिस थिंग हियर। तो अब ये बात कंपलसरी हो गई कि क्योंकि अगर हम ये ट्राई कैच यूज नहीं कर रहे हैं, ध्यान से, इफ आई एम नॉट यूजिंग दिस ट्राई कैच, दैट मीन्स कि मुझे अपनी इस मेथड के आगे लिखना पड़ेगा थ्रोज आईओ एक्सेप्शन। बराबर, इसमें कोई दिक्कत? अब इस मेथड को मैं कॉल कर रहा हूं XYZ, स्टैटिक मेथड है इसलिए डायरेक्ट कॉल कर पा रहे हैं। पर जैसा कि अभी किसके साथ हुआ, बफर रीडर में रीड लाइन मेथड के आगे लिखा था थ्रोज आईओ एक्सेप्शन। तो अब रीड लाइन को जो भी कॉल करेगा उसको क्या करना पड़ रहा है, या तो उसको कैच करना पड़ रहा है, इस रीड लाइन को ट्राई कैच में डालो, और या फिर वो भी थ्रोज आईओ एक्सेप्शन लिखे। ऐसे ही अब जो XYZ को कॉल करेगा, अब उसके लिए भी ये रूल बन गया कि या तो वो यहां पे थ्रोज आईओ एक्सेप्शन लिखे, और या फिर इस XYZ को ट्राई कैच ब्लॉक में डाले। देखें चला गया। अभी सिर्फ इतना लिख के कंपाइल कर रहा हूं। ओके, अभी सिर्फ इतना लिख रहा हूं एंड लेट्स कंपाइल दी प्रोग्राम। अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन आईओ एक्सेप्शन मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर टू बी थ्रोन, क्योंकि XYZ वाली मेथड जहां आप कॉल कर रहे हो इस जगह पे एरर है 7th नंबर की लाइन पे। क्लियर? तो थ्रोज का क्या काम है, थ्रोज का क्या काम है, पढ़ो। थ्रोज इज अ कीवर्ड इन जावा, पहली चीज कीवर्ड है इन जावा विच इज यूज्ड इन द सिग्नेचर ऑफ मेथड। मेथड को जहां बना रहे हैं, मेथड की पहली लाइन, प्रोटोटाइप, सिग्नेचर, वो अपन एक ही चीज अपन सिग्नेचर भी बोल देते हैं उसको कई बार। मेथड के सिग्नेचर में टू इंडिकेट दैट, ऐसा बताने के लिए, टू इंडिकेट दैट दिस मेथड माइट थ्रो वन ऑफ द लिस्टेड टाइप एक्सेप्शंस। दिस मेथड माइट थ्रो, जैसे अभी फिलहाल हमने अगर यहां ये लिखा है, इसका मतलब है कि आवर मेथड माइट, अभी थ्रो नहीं करवा रहे हैं, हमारी मेथड में हो सकता है कहीं भी हम ये कोड ही नहीं लिखा, मान लो मैंने ये बफर रीडर वाली कोई लाइन ही नहीं लिखी, फिर भी मैंने थ्रोज आईओ एक्सेप्शन लिखा।
ठीक है, तो एरर इस पे नहीं है, थ्रो इस वाली जगह नहीं है, एरर कहां आ रहा है, लाइन नंबर 7 पे। तो इसीलिए वर्ड क्या यूज करा, माइट। अब मतलब हम बिना कोई आईओ एक्सेप्शन अपने इसमें कोई ऐसा कोड नहीं लिख रहे हैं अपन जिससे आईओ एक्सेप्शन जनरेट हो, फिर भी हम अपनी मेथड को थ्रोज आईओ एक्सेप्शन मार्क कर सकते हैं। हमने यहां पे XYZ वाली मेथड को मार्क कर दिया कि दिस मेथड माइट थ्रो आईओ एक्सेप्शन, मतलब कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। अभी इस वाले केस में नहीं करेगी, किसी हालत में नहीं करेगी क्योंकि कुछ कोड ही नहीं है अंदर, लेकिन फिर भी अब कंपलसरी है जो भी बंदा XYZ को कॉल करेगा उसको या तो आई एक्सेप्शन को कैच करना है और या फिर यहां से थ्रो करवाना है। ठीक है, तो वो लिखा, नाउ द कॉलिंग मेथड इज कंपलसरी टू कैच द एक्सेप्शन और इटसेल्फ टू बी डिक्लेयर टू थ्रो द सेम एक्सेप्शन। बराबर। सेकंड चीज, यहां पे आप एक से ज्यादा एक्सेप्शंस कॉमा से सेपरेट करके थ्रो करवा सकते हो, जैसे यहां पे मार्क कर सकते हो नल पॉइंटर एक्सेप्शन भी थ्रो करवा रहे हैं अपन। ठीक है, आई एम मार्किंग कि मेरा मेथड ये दो तरह के एक्सेप्शंस थ्रो करेगा, जिसको भी जो भी मेरी मेथड को कॉल करे वो इन दोनों को कैच करे या फिर थ्रो करे। सर बोलो। सर अपना मान लो एक्सेप्शन आया, अपन ने उसको कैच नहीं किया, वो तो फिर उसको थ्रो करेगा, तो सर वो थ्रो होने के बाद जाएगा कहाँ? कौन सा, किसके क्या लिए बात बोल, कर, अभी इस वाले केस में कहीं कुछ बताना चाह रहे हो ऐसा? नहीं जनरली जनरली। जनरली क्या, वापस बोलो। जैसा कि आपने बताया था ना कि तो कैच कर लो या फिर वापस फेंक दो, हाँ, तो अगर आपने कैच नहीं किया और वापस फेंक दे तो उसे वो फेंका के जाता कहाँ है? एग्जैक्टली बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, नो इश्यूज। देखो, मानो अभी मैं सिर्फ है ना आईओ एक्सेप्शन यहां से थ्रो करवा रहा हूं, तो इसको जैसे ही मैंने थ्रो करवाया तो कहां जाएगा, वो किसके पास जाएगा, जो इसको कॉल करेगा। बराबर, ऐसे ही होना चाहिए ना, इसको कॉल किसने करा, मेन मेथड ने, तो इसके पास गया आईओ एक्सेप्शन थ्रो होके गया। तो अब या तो मेन मेथड उसको कैच करे और या खुद भी थ्रो मार दे। तो मान लो मैंने मेन मेथड से भी थ्रो करवा दिया, तो अब ये जवाब तुम मुझे दो, तुम्हें पता है अच्छे से कि अगर मेन मेथड में से भी मैंने थ्रो करवा दिया। सर इंटरप्रेटर। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। अल्टीमेटली मेन मेथड को कॉल कौन करता है, जावा, जेवीएम, जावा का इंटरप्रेटर, तो अल्टीमेटली उसके पास थ्रो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। और ऐसा कोई गंदगी मचाता नहीं है, यूजुअली क्या करना होता है, यहां पे इसको कायदे से आपको ट्राई कैच में डाल देना चाहिए, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो। सो थ्रोज का क्या काम है, ये ढंग से समझ में आया। ये थ्रोज है जिसमें पीछे एस लिखा हुआ है। ऐसी एक और कीवर्ड है जो है सिर्फ थ्रो, उसको भी नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। ओके, चलो। अब थ्रोज के बारे में आपको सारी कहानी क्लियर, एग्जाम्पल बफर रीडर से समझाया था। बफर रीडर में रीड लाइन मेथड थ्रोज आईओ एक्सेप्शन उसके आगे मार्क करा हुआ है। इससे समझ में आता है कि रीड लाइन मेथड को जब भी जो भी कॉल करेगा उसको या तो इस आईओ एक्सेप्शन को कैच करना है या फिर उसको अपनी मेथड को थ्रोज मार्क करना है। अब एक और कीवर्ड है थ्रो। इसका क्या काम है, इसका काम है कि अगर आप अपने खुद के एक्सेप्शन जनरेट करके थ्रो करना चाहते हो किसी पर्टिकुलर केस में, जैसे एग्जांपल आप चाहते हो इफ, मैंने यहां पे एज लिखा, एज इज इक्वल टू 50, ठीक है, इफ एज इज ग्रेटर देन 30, तो हम चाहते हैं कोई पर्टिकुलर एक्सेप्शन खुद का बना के थ्रो करवाना चाहते हैं। तो पहले तो आप खुद का एक्सेप्शन बना सकते हो, वो अपने सिलेबस में नहीं है। एक्सेप्शन बना सकते हैं एक्सेप्शन क्लास को डिराइव करवा के, वो अभी सिलेबस का पार्ट नहीं। दूसरा, अपन कोई बना हुआ एक्सेप्शन भी थ्रो मार सकते हैं, जैसे मैंने यहां से मार दिया थ्रो न्यू, ऑब्जेक्ट बना के थ्रो करना पड़ेगा, है ना। आपको एक्सेप्शन कैसे थ्रो करोगे, एक्सेप्शन थ्रो करना मतलब किसी एक्सेप्शन वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ और थ्रो कर दो। तो मैंने लिखा सीधे से, आपको अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है, मैं दो लाइन में लिखता हूं तो आपको बेटर लगेगा, समझ में आएगा। मैं यहां पे एक्सेप्शन बना रहा हूं, एक एरिथमेटिक एक्सेप्शन इज इक्वल टू, सॉरी, ए ई इज इक्वल टू न्यू एरिथमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है, इसको कुछ मैसेज दे देते हैं, डिवीजन बाय 0 हैपन।
ठीक है, ऐसा कुछ अपन ने ऐसे कोड अभी अपना कोई प्रॉपर नहीं है, अपन ऐसे ही कुछ भी कर रहे हैं उस चीज़ में, ठीक है। अब अपन यहाँ से अपनी इसमें से लिखा सकते हैं थ्रो, किसको थ्रो करें, ए ई, दैट्स इट। इस तरीके से यू कैन थ्रो एन एक्सेप्शन। अब अपने खुद के एक्सेप्शन बना के थ्रो कर, अपने खुद के तो बना ही सकते हैं, कोई बने हुए एक्सेप्शन को भी आप डेलिबरेटली थ्रो करवा सकते हो। यहाँ पे कोई अरिथमेटिक एक्सेप्शन आएगा क्या डिवाइड बाय 0? नहीं आना है, क्योंकि यहाँ कोई डिवीजन तो कर नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी अपन कोई एक्सेप्शन अपनी मर्जी से थ्रो करवा सकते हैं। बस इतना समझाना था, चला के नहीं दिखा रहा, आप लोग प्रैक्टिकली देख सकते हो, लेकिन काम का बिल्कुल भी नहीं है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझना। ये मेन मेथड है, मेन मेथड में से मैंने ट्राई के अंदर लिखा है फन वाली मेथड को। अब ये जो फन वाली मेथड है, ये फन वाली मेथड इंटरनली एक एक्सेप्शन थ्रो कर रही है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। इस नल पॉइंटर एक्सेप्शन को मैंने कैच भी लगाया और कैच कर लिया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कैच करने के बाद वापस से यहाँ से थ्रो करवा दिया मैंने। अगर ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो लेट मी मेक इट सिंपल, और मैं इसको रन करके दिखाई देता हूँ, डोंट वरी, लेट्स सी इट। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अपन सीधे से बस थ्रो करवा देते हैं नल पॉइंटर एक्सेप्शन, थ्रो ई, थ्रो न्यू, ओके, ये सब अलग हटा दो, ये कुछ भी नहीं कर रहे हम इसमें। वी आर ओनली डूइंग, मतलब इस मेथड में कुछ नहीं है, इस मेथड में सीधे बस थ्रो मारा जा रहा है एक नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो अगर यहाँ से थ्रो कर रहे हो तो आपको उसको फन को ट्राई कैच में डाल के और कैच करना पड़ेगा, ठीक है, सब बराबर चल रहा है। कॉट इन मेन, समथिंग हैपन, फन को कॉल करा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन जनरेट हुआ, थ्रो करा, और ट्राई में यहाँ पे फन को कॉल करा, कैच करा, और लिखा हुआ आना चाहिए कॉट इन मेन। व्हाट हैपन, ओके, एक्सट्रीमली सॉरी, मुझसे गलती हो गई। कंपाइल करना है डेमो2 अपनी क्लास को, और रन करना है, क्लास का नाम चेंज हो गया है थ्रो एक्सेप्शन, जावा स्पेस थ्रो एक्सेप्शन, ठीक है, कॉट इन मेन प्रिंट हो गया। अब मान लो हमने कैच नहीं किया होता, कैच नहीं किया होता तो हमारा प्रोग्राम क्रैश हो जाता। कैसे पता चलेगा प्रोग्राम क्रैश हो गया? तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं system डॉट आउट डॉट println, और इसके अंदर डाल देते हैं एंड ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, फन को थोड़ा सा इंडेंट कर देता हूँ। ओके, तो नाउ सी व्हाट हैपेंस। कंपाइल करा, रन करा, एक्सेप्शन जनरेट हुआ, और यहाँ पे लिखा हुआ आया, कौन सा एक्सेप्शन था? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। और कुछ मैसेज जो अपन ने यहाँ से पास करा वो मैसेज यहाँ लिखा हुआ है। आप अपना मैसेज दे सकते हो जो चाहिए आपको। ठीक है, पर्पस यहाँ पे ये कुछ भी सीखना नहीं है, आपको कोई एग्जाम्पल नहीं आना एग्जाम में। एग्जाम में सिर्फ इतना आना है कि थ्रो क्या करता है बस, या थ्रो और थ्रोस के बीच में डिफरेंस क्या है, दैट्स इट, सिर्फ इतना पूछेंगे। सो व्हाट थ्रो डज, थ्रो का काम है किसी एक्सेप्शन को थ्रो करना। सिंटेक्स क्या है उसका? थ्रो कीवर्ड का यूज करो, उसके बाद किसी भी एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बना के थ्रो मार दो। एग्जाम्पल जैसे अरिथमेटिक एक्सेप्शन को थ्रो करा है यहाँ पे। ठीक है, और ये एक इलस्ट्रेशन है ही यहाँ पे आपके पास। पॉइंट्स टू रिमेंबर, द थ्रो कीवर्ड इज मेनली यूज्ड टू थ्रो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस। ठीक है, यूजर डिफाइंड मतलब हम जो बनाएंगे एक्सेप्शंस। ओके, इसके बाद की 2 पॉइंट्स को मैं नहीं पढ़वाना चाह रहा क्योंकि और कंफ्यूजन जनरेट होंगे। ठीक है, अब यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन जो होता है वो भी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, सिर्फ पता होना चाहिए कि होता क्या है। यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस मतलब जो एक्सेप्शन आप बनाओगे। कैसे बना सकते हो? एक क्लास बनानी पड़ेगी आपको, वो क्लास शुड बी सब क्लास ऑफ, आपकी क्लास शुड बी अ सब क्लास ऑफ या तो थ्रोएबल की, या रन टाइम एक्सेप्शन वाली क्लास की, और या फिर एक्सेप्शन क्लास की। इन 3 में से किसी की होनी चाहिए, और उसके बारे में डिटेल में अभी कुछ भी नहीं कह रहा। ठीक है, क्योंकि सिलेबस का बिल्कुल भी पार्ट नहीं है, अपने कोई प्रैक्टिकल भी करके नहीं दिखा रहा इसलिए उस चीज का। ओके, पर यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस भी बनाए जा सकते हैं। मैंने थियरी में इतनी सब चीजें क्यों लिखी? फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस, क्योंकि ये जो नोट्स हैं मैं फिर आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ, रिकॉल कर रहा हूँ कि ये जो मेरे नोट्स हैं, दीज नोट्स आर नॉट ओनली फॉर 9th 10th और 11th या 12th, बट दीज नोट्स आर ऑल्सो फॉर BCA, BSc कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, मतलब BCS या BTech वाले स्टूडेंट्स। सबको सेम लेवल है, इससे ज़्यादा की चीज़ें किसी को नहीं आती, तो बस उन सबके हिसाब से मैंने कॉमन बना रखा है इसको। ओके, सो फार सो गुड। किसी को कोई कंफ्यूजन्स? प्लीज़
Any confusions, anyone?